my name is Sona and I welcome you to my channel Sona Ma'am English and Social। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 सिविक्स का थर्ड चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो चलिए प्यारा सा चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे एक प्यारी सी डेफिनेशन के साथ। टू बी वन एंड टू बी यूनाइटेड इज ग्रेट, बट टू रिस्पेक्ट द राइट टू बी डिफरेंट मे बी ग्रेटर। फॉर एग्जाम्पल, हमारे हैंड में 5 फिंगर्स है, 5 की 5 फिंगर्स का डिफरेंट साइज है, हमारे डिफरेंट फिंगर्स हैं, हमारे हैंड की एक एबिलिटी है, और अगर इस डिफरेंस को हम खत्म करेंगे, इस पोस्चर में ले आएंगे, ये सेम साइज हो गया, बट क्या हम इस पोस्चर से कुछ कर पाएंगे? क्या हमारे हैंड की जो एबिलिटी है कुछ भी काम करने की, क्या इस पोस्चर में हम कर पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या हमारा हैंड की जो खूबसूरती है वो अब हमारा हैंड खूबसूरत लग रहा है? नो। तो अब देखिए, एक छोटा सा हाथ और उसकी खूबसूरती, उसकी डिफरेंस को खत्म करने से हमारे हाथ की खूबसूरती खत्म होती है, एबिलिटी खत्म होती है, स्किल्स खत्म होती है। सेम इज द केस विद आवर कंट्री। हमारे कंट्री में डिफरेंस है, सो मेनी रिलीजन, सो मेनी लैंग्वेजेस, सो मेनी कास्ट, राइट, जेंडर डिवीजन, राइट। उस डिफरेंस को अगर हम खत्म करना चाहे तो सबसे पहले इस विभिन्नता को खत्म करके हमारी कंट्री की एबिलिटी खत्म होती है, पावर खत्म होती है, स्ट्रेंथ खत्म होती है, और हमारे देश की खूबसूरती खत्म होती है। इस खूबसूरती को खत्म करने का मतलब समझते हैं आप? अपने देश की खूबसूरती को खत्म करने का मतलब है हमारा अस्तित्व खत्म हो जाना, क्योंकि हम दुनिया में जाने ही अपनी डाइवर्सिटी के लिए। तो इस डाइवर्सिटी को ही आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी कंट्री में, जेंडर के बेस पे, कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे। दीज आर द डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटीज हैं। और हमारे देश की जो डाइवर्सिटी है वो किन किन डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हमें देखने को मिलती है? जेंडर के बेस पे हमें देखने को मिलती है, रिलीजन के बेस पे हमें देखने को मिलती है, और कास्ट के बेस पे हमें देखने को मिलती है। और ये तीनों कहाँ आती है? पॉलिटिक्स में। डिफरेंस स्टार्ट हो रहा है, और वो डिफरेंस कहाँ कहाँ होता है? जेंडर के बेस पे होता है, रिलीजन के बेस पे होता है, कास्ट के बेस पे होता है, और ये तीनों डिफरेंस कहाँ जाते हैं? पॉलिटिक्स में जाते हैं, राइट। एंड दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दैट ओनली। ये पूरा चैप्टर ही इस बारे में है कि कैसे हमारा डिफरेंस जेंडर डिवीजन बन जाता है, रिलीजन डिवीजन बन जाता है, कास्ट डिवीजन बन जाता है, और ये तीनों मिलके कैसे हमारी पॉलिटिक्स में आते हैं। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दैट ओनली, राइट। तो अब हम अपने चैप्टर के फर्स्ट डिवीजन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले ये डिवीजन समझने के लिए हमें सबसे पहले तो समझना होगा कि जेंडर डिवीजन होता क्या है। अब आप बोलोगे जेंडर डिवीजन तो भगवान ने बनाया है, मेल को मेल और फीमेल को फीमेल तो भगवान ने बनाया है, इसमें हमारी क्या रोल है? दैट्स ट्रू कि जेंडर और सेक्स, इसमें पहले हमें डिफरेंस पता करना पड़ेगा कि जेंडर और सेक्स में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि जेंडर को मोस्ट ऑफ द टाइम या हमेशा ही जेंडर को सेक्स से जोड़ दिया जाता है। अब जेंडर क्या होता है और सेक्स क्या होता है? सेक्स होता है, भगवान जो हमें बनाते हैं वो सेक्स होता है। सेक्स यानी गर्ल इज गर्ल एंड बॉय इज बॉय। बॉय को बॉय बनाया, गर्ल को गर्ल बनाया, वो बॉय और गर्ल होना भगवान बनाता है हमें, और वो होता है हमारा सेक्स, जो हमारी बायोलॉजी पे डिपेंड करता है, सॉरी, राइट। और जेंडर क्या होता है? जेंडर इज मेड इन द सोसाइटी। जेंडर हमारा भगवान नहीं, जेंडर हमारी सोसाइटी हमें बनाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, फॉर्म ऑफ हायरार्किकल सोशल डिवीजन। हमारी सोसाइटी हमें गर्ल को गर्ल और बॉय को बॉय भगवान ने बनाया है, लेकिन गर्ल्स को गर्ल्स जैसे ही बनाना, गर्ल्स को गर्ल्स की तरह बिहेव करना, गर्ल्स को घर के अंदर रहना, गर्ल्स को घर के सारे काम करना, और बॉयज को बॉयज की तरह रहना, गर्ल्स को थोड़ा अदब लिहाज से रहना, शर्म हया से रहना, और बॉयज का ब्रेव होना, स्ट्रोंग होना, और घर के बाहर के सारे काम करना,
These have been made in the society. ये सोसाइटी हमें बनाती है। भगवान ने नहीं कहा है कि गर्ल्स को घर के सारे काम करने चाहिए, गर्ल्स को एक्सप्लॉइट करना चाहिए, बॉयज को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बॉयज को मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होनी चाहिए। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी भगवान नहीं बनाता है। हमारा सेक्स भगवान डिसाइड करता है, लेकिन हमारा जेंडर हमारी सोसाइटी डिसाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, जब टीचर का नेम आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे माइंड में एक फीमेल इमेज क्रिएट होती है। नर्स का नेम आते ही हमारे माइंड में एक फीमेल इमेज क्रिएट होती है। इंजीनियर का नेम आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम 100% मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे माइंड में एक बॉय मेल इमेज क्रिएट होती है। अगर किसान का नेम आता है तो हमारे माइंड में एक मेल इमेज क्रिएट होती है। These are the differences, these are the conceptions। ये कंसेप्शंस है। भगवान ने नहीं कहा था कि किसान होगा तो वो आदमी होगा या टीचर होगा तो कोई वो फीमेल ही होगी। ये चीजें भगवान ने नहीं बनाई, ये चीजें हमारी सोसाइटी ने बनाई हैं। एंड दीज आर फॉर्म ऑफ हायरार्किकल सोशल डिवीजन। और ये चीजें हमारी सोसाइटी में इतनी डीप रूटेड है कि हायरार्किकल फॉर्म डेवलप हो चुका है। मेल टॉप एंड फीमेल बिलो। मतलब मेल हमेशा डोमिनेटिंग रहेंगे, मतलब मेल हमेशा डोमिनेटिंग रहेंगे और फीमेल एक्सप्लॉइटेड रहेंगे। ये दीज आर दी सोसाइटल कंसेप्शंस, राइट, अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल। और इनको अंडरस्टूड किया जाता है कि ये नेचुरल है, कि बॉय का बॉय होना और गर्ल का गर्ल होना नेचुरल है। एंड दिस कांट बी चेंज। जेंडर को समझ लिया जाता है कि ये नेचुरल है और इसको चेंज नहीं किया जाता है। क्योंकि हम जेंडर और सेक्स में डिफरेंस कर ही नहीं पाते। जेंडर चेंज किया जा सकता है। अब ये सोच कि घर का सारा काम मम्मी करेंगी और बाहर के सारे काम पापा करेंगे, ये कंसेप्शन तो चेंज हो सकता है, लेकिन हमारी सोसाइटी ने ये सोच लिया है कि ये चेंज नहीं हो सकती। ये नेचुरल चीज है। बेस्ड ऑन सोसाइटी नॉट बायोलॉजी। ये सोसाइटी पर बेस्ड है, बायोलॉजी पर बेस्ड नहीं है। तो चलिए, पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन, कि पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन क्या होता है। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। सबसे पहले तो काम को ही डिवाइड कर दिया गया है कि मेल का काम ये है, फीमेल का काम ये है। घर के सारे काम, कुकिंग और बच्चों को संभालना और घर के सारे काम करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, सब्जी बनाना, ये सारे काम, किचन के सारे काम फीमेल करेगी। और बाहर जाकर काम करना और पैसे कमाना ये मेल करेगा, राइट। सपोज टू डू हाउस होल्ड वर्क एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन, कि बच्चे पालने का काम, बच्चों को खिलाने पिलाने का काम, बच्चों की अपब्रिंगिंग का काम, सारे काम फीमेल करेगी। दिस इज सपोज टू बी इन आवर सोसाइटी। वुमेन इनसाइड मैन आउटसाइड, कि हाँ वो घर की चार दीवारी में ही काम करेगी और घर के बाहर के सारे काम मेल ही करेंगे। एंड मैन रेडी व्हेन पेड और ऑन जॉब। हाँ, मेल रेडी हो जाते हैं वो सारे काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए, वॉशिंग के लिए, स्टिचिंग के लिए, सारे काम के लिए मेल रेडी हो जाता है हैप्पीली व्हेन दीज वर्क्स आर डन आउटसाइड एंड मैन आर पेड फॉर द सेम। ये सारे काम आदमी खुशी खुशी करता है, लेकिन घर पे नहीं, बाहर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल होटल्स में खाना बनाना, स्टिचिंग करना, टेलर जब उसे पैसे मिलते हैं, राइट, और घर की वॉशिंग करना, कपड़े वॉश करना, बर्तन धोना होटल्स में अगर किया जाता है जब उन्हें पेमेंट मिलती है, जब मेल इजीली हैप्पीली तैयार हो जाता है, खुशी खुशी करता है। लेकिन वही काम अगर घर पे कराया जाए, दे आर नॉट हैप्पी टू डू दोज वर्क्स, वो काम करने के लिए रेडी नहीं है। दिस इज सोसाइटल थिंकिंग, ये सोसाइटल थिंकिंग है। वीमेन वर्क आउटसाइड इन एडिशन टू डोमेस्टिक वर्क। अगर कोई आदमी बाहर जाके घर के काम करता है, कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये वाले सारे काम करना जो होटल्स वगैरह में होता है, सिलाई करना जो टेलर करते हैं, राइट, ये सारे काम आदमी बाहर करता है। लेकिन यही सारे काम अगर एक फीमेल बाहर जाके करती है, वो एडिशन में करती है, अपने घर के सारे काम करने के बाद वो सारे काम आते हैं। एक फीमेल अगर बाहर जाके काम करती है और
पैसा कमाती है, लेकिन साथ साथ उसे घर आकर अपने सारे काम अरेंज करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेरेंट्स, मदर और फादर दोनों बाहर जाके वर्क करते हैं, तो फादर जब घर आता है वो अपने वर्क से फ्री हो जाते हैं, लेकिन वही जब फीमेल घर के बाहर काम करके, मदर घर के बाहर काम करके घर में आती है, तो वहां उसकी दूसरी शिफ्ट स्टार्ट हो जाती है। वहां उसे सपोज किया जाता है अब ये घर के सारे काम करे। जब एक आदमी घर पूरा दिन काम करके घर आता है तो उसे ही इज ट्रीटेड लाइक अ किंग। उसकी वाइफ उसको खाने के लिए देती है, उसके कपड़े वॉश करते हैं, सब चीजें करती है, उसे एक किंग की तरह फील कराया जाता है, एक ओनर ऑफ द हाउस की तरह फील कराया जाता है। लेकिन वहीं एक फीमेल जब घर के सारे बाहर के सारे काम करके घर आते हैं, तो वहीं उसको एज अ मेड काम सारे करने पड़ता है। किचन का सारा काम करना पड़ता है, ये सारे काम, खाना बनाना पड़ता है। मैन आकर खाना खाता है, आदमी बाहर से काम करके पूरा दिन की थकान करके जब घर आता है तो उसे वो खाना खाता है। लेकिन वहीं जब एक औरत बाहर से काम करके आती है तो घर पे आकर उसे खाना बनाना पड़ता है, घर की सफाई करनी पड़ती है। दिस इज द सोसाइटल डिफरेंस and this has to be changed. This needs to be changed. This must be changed. Right? Their work no value and determination. वही जब एक आदमी पूरा दिन काम करके थकारा घर पे आता है तो उसे रिस्पेक्ट मिलती है। उसे ये सपोज किया जाता है दैट आई एम रनिंग हाउस, आई एम अर्निंग फॉर द हाउस। मैं बाहर काम करके घर को चला रहा हूँ, घर के लिए पैसा कमा रहा हूँ। लेकिन वहीं अगर एक फीमेल बाहर से काम करती है तो उसे ये सपोज नहीं कराया जाता कि हाँ शी इज ऑल्सो डूइंग वर्क, शी इज नॉट सपोज टू बी ऑनर्ड। उसे वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, वो इमेज नहीं मिलती, वो ऑनर नहीं मिलता और वो वैल्यू नहीं मिलती। एंड दीज आर दी कंसेप्शन। नेगेटिव इंपैक्ट, इनका नेगेटिव इंपैक्ट क्या होता है? इनका नेगेटिव इंपैक्ट होता है मेंटल एंड फिजिकल प्रेशर। एक फीमेल जब घर और बाहर दोनों काम करती है तो वो हमेशा ही मेंटल प्रेशर में रहती है। क्यों? क्योंकि उसको अपने घर के भी फैमिली मेंबर्स के बारे में भी बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। उसे ये सोचना पड़ता है कि उसे घर का ये काम करना है, घर का वो काम। वो अब जब जॉब पर भी होते हैं तो उसके माइंड में घर की सारी चीजें, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चलती रहती हैं। अपने हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी चलती रहती है, अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी चलती रहती है, अपने अदर फैमिली मेंबर्स की, अपनी ससुराल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज चलती रहती है उसके माइंड में। दीज आर दी नेगेटिव इंपैक्ट। वो मेंटल प्रेशर में भी रहती है। वो जब जॉब में होते हैं जब भी मेंटल प्रेशर में रहते हैं अपने घर के, और जब मेंटल प्रेशर में रहते हैं और फिजिकल प्रेशर। ऑब्वियसली फिजिकल प्रेशर तो होता है कि एक बंदा घर के सारे काम करता है, एक बंदा बाहर के भी सारे काम करता है, एक ही बंदा घर और बाहर दोनों काम करता है। ऑब्वियसली फिजिकल लेबर तो होता ही है। मेल जो होते हैं, मेल पे एक प्रेशर होता है, फीमेल पे 2 प्रेशर्स होते हैं। आदमी अगर बाहर का काम करता है तो सिर्फ उस पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पैसा कमाने की, अपने आप को एस्टैब्लिश करने की। लेकिन वहीं अगर फीमेल काम करती है तो उस पर 2 प्रेशर होते हैं, एक अपना करियर सेट करना और एक घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो फिजिकल प्रेशर मेल और फीमेल में अगर कंपेयर किया जाए तो फीमेल पे फिजिकल और मेंटल दोनों फील्ड में 2-2 प्रेशर होते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है? लेस पब्लिक पार्टिसिपेशन। और ये सारे इतने सारे झंझट होते हैं, इसी वजह से फीमेल्स बाहर निकलना प्रेफर ही नहीं करती, क्योंकि बाहर निकलने के लिए एक स्ट्रेंथ तो चाहिए होती है, स्पेशली इन पॉलिटिक्स। और बाहर निकल के कोई जॉब नहीं करना चाहती है। जब इतना मेंटल प्रेशर आ जाता है तो वो बाहर निकलकर जॉब करना प्रेफर ही नहीं करती, और स्पेशली पॉलिटिक्स में तो बिल्कुल भी नहीं। दीज आर द नेगेटिव इंपैक्ट्स। तो इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि कैसे डाइवर्सिटी जेंडर, रिलीजन और कास्ट का रूप ले लेती है, और वो तीनों रूप मिलकर पॉलिटिक्स को अफेक्ट करते हैं। जेंडर और पॉलिटिक्स में कि कैसे जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंस होता है। जेंडर को सपोज कर लिया जाता है कि इट कैन बी चेंज, इट इज नेचुरल, और हिरार्किकल सोशल डिवीजन बन जाता है कि मैन विल बी देयर एंड फीमेल विल बी हेयर। एंड पब्लिक और प्राइवेट
डिवीजन के, कैसे ये समझ ले जाता है कि घर के सारे काम फीमेल करेंगी, कैसे मैन भी वो सारे काम करता है, लेकिन जब उन्हें पे किया जाता है जब वो अपनी जॉब पर होते हैं। और उनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होता है? नेगेटिव इम्पैक्ट्स मेंटल और फिजिकल प्रेशर होता है। वो मेंटल और फिजिकल प्रेशर उन्हें बाहर निकलने से रोकता है। जब फीमेल घर के बाहर निकलते हैं तो एक फिजिकल प्रेशर होता है, मेंटल प्रेशर होता है, ये दोनों प्रेशर मिलकर फीमेल्स को बाहर आने से रोकती हैं, बाहर निकलकर काम करने से रोकती हैं, एंड स्पेशली इन पॉलिटिक्स। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं कि हमारी हिस्ट्री क्या रही है मेल फीमेल को लेकर। हिस्ट्री, अर्लियर मैन वाज सपोज्ड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर्स। जितने भी सारे पब्लिक अफेयर्स थे, घर के बाहर के जितने सारे काम थे, चाहे वो एजुकेशन लेने का हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज का हो, करियर अपॉर्चुनिटीज का हो, वोटिंग राइट्स हो, एवरी राइट वो सपोज टू बी विद द मैन। सिर्फ इन मैन के हाथ में ही ये सारे वोटिंग राइट्स होते थे, सारे राइट्स होते थे। चेंज, जेंडर इशू वाज रेज। टाइम चलते जब थोड़ी एक अवेयरनेस बढ़ी, एक एजुकेशनल लेवल बढ़ा, मेल्स का ही जब एजुकेशनल लेवल बढ़ा तो थोड़ा सा ये रियलाइज किया गया फीमेल मस्ट ऑल्सो बी देयर इन ऑल दीज वर्क्स। क्योंकि फीमेल को इन सारी चीजों से दूर रखना इट मीन्स हमारी कंट्री के आधे हिस्से के टैलेंट को हमारी कंट्री की तरक्की से दूर करना, आधे हिस्से को पार्टिसिपेट ना कराना, आधे हिस्से को इग्नोर कर देना, आधे हिस्से को सप्रेस कर देना, इट मीन्स हमारी तरक्की को ही आधा कर देना है। तो फिर जेंडर इश्यूज रेज हुए। फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या होता है? To ask for rights, to ask for equality. Equality must be there whether it is male or female. That doesn't matter. Feminist movements ही इक्वालिटी के लिए होता है, चाहे वो मेल की हो फीमेल की हो। फेमिनिस्ट को क्या सपोज किया जाता है कि फेमिनिस्ट जो है वो एक फीमेल ही होता है। नो, फेमिनिस्ट मूवमेंट फेमिनिस्ट में मेल और फीमेल दोनों होते हैं, और राइट्स भी चाहे जहां पर सप्रेस हो रहे हैं, जहां पर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं किसी के राइट्स, चाहे वो मैन हो फीमेल हो, मैन हो वुमेन हो, दोनों के राइट्स को अगर सप्रेस किया जाता है तो फेमिनिस्ट मूवमेंट होता है। फेमिनिस्ट मूवमेंट इज नॉट लिमिटेड विद द फीमेल, फेमिनिस्ट मूवमेंट इज फॉर मैन एंड फीमेल इक्वली, राइट। वीमेन ऑर्गेनाइज फॉर इक्वल राइट्स। जब थोड़ा सा एक एजुकेशनल लेवल बढ़ा, मेल को भी रियलाइज हुआ कि नहीं, हम अपने कंट्री के आधे हिस्सों को ही इग्नोर कर रहे हैं, तो वीमेन में भी अवेयरनेस आई। उन मेल ने ही सपोर्ट किया, फीमेल के अंदर खुद एक अवेयरनेस आई कि हाँ, वी शुड ऑर्गेनाइज आवरसेल्फ, हमें भी अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, हमें भी अपने आप को स्टैब्लिश करना है। एजुकेशन फॉर वोटिंग राइट्स। पहले क्या हुआ करता था कि वोटिंग राइट्स सिर्फ मेल्स के थे, वोटिंग सिर्फ मेल कर सकते थे, फीमेल्स को वोटिंग राइट्स नहीं थे। तो इस चीज के लिए भी वीमेन केम आउट ऑफ देयर हाउस टू आस्क फॉर देयर वोटिंग राइट्स, कि हमें भी वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए। वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कंट्री एंड वी आर इक्वली हाफ पार्ट ऑफ द कंट्री। ऐसे नहीं है कि मेजोरिटी माइनॉरिटी का यहाँ कोई मैटर है। This is not about majority and minority. We are equally half part of the society, so we must also be having equality. Rights must be there with men and women equally, right? Demanded political and legal status. उन्होंने ये अपनी राइट्स मांगे कि हमें लीगली स्टेटस मिलने चाहिए, हमें पॉलिटिक्स में इक्वालिटी मिलनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अभी भी हमारी फीमेल का बहुत ज्यादा लो है। तो वी कैन इमेजिन एट दैट टाइम, उस टाइम पे तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पॉसिबल ही नहीं था, जब फीमेल्स को एजुकेशन भी नहीं दी जाती थी। दे वर नॉट सपोज टू बी एजुकेटेड, कि हाँ पढ़ लिख कर वो थोड़ा बिगड़ जाएंगी, पढ़ लिख कर वो अपने राइट्स मांगने लगेंगी। पढ़ लिख कर सपोज ही किया जाता था कि वो अपने दायरे में रहना भूल जाएंगी। तो उस वाले कंडीशन में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन तो पॉसिबल ही नहीं था। तो जब थोड़ा सा अवेयरनेस आई, टाइम चलते टाइम चेंज हुआ, उन्होंने अपना पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस मांगना स्टार्ट कर दिया। एजुकेशनल एंड करियर अपॉर्चुनिटीज कि एजुकेशनल, क्योंकि एजुकेशन वॉज लिमिटेड विद द मैन ओनली। एजुकेशन सिर्फ मैन को दी जाती थी, फीमेल को तो माना ही नहीं जाता था कि हाँ इसको भी एजुकेशन, वही माना जाता था कि फीमेल्स पढ़ लिख कर बिगड़ जाएंगी, वो अपने दायरे में रहना भूल जाएंगी, वो घर के काम करने से दिल चुराएंगी। अगर
फीमेल घर के बाहर रहेंगी तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन उठाएगा। तो ये सारी चीजें, ये रूढ़िवादी सोच जो हुआ करती, ये सारी रूढ़िवादी सोच मिलकर फीमेल्स को बाहर आने से रोकती थी। और जब वो एजुकेटेड ही नहीं होती थी तो दे वर ऑल्सो सपोज टू बी विद दैट फोर वॉल्स ओनली, विद इन दैट फोर वॉल्स ओनली, कि वो खुद ही अपने आप को सपोज करके रखते थे कि हाँ मैन सुपीरियर है और फीमेल इंफीरियर है, कि मैन इज ऑन द टॉप एंड फीमेल इज ऑन बॉटम, कि बस हमारी लाइफ हमारी चार दीवारी के ही अंदर है। फीमेल्स की भी अपनी यही सोच हुआ करती थी, तो इसलिए वो अपने लिए कोई स्टेप लिया ही नहीं करती थी। लेकिन टाइम चेंज हुआ, लोगों की सोच चेंज हुई, फीमेल्स की अपनी भी सोच चेंज हुई और उन्होंने अपने लिए एजुकेशनल और करियर अपॉर्चुनिटीज मांगनी स्टार्ट कर दी। रेडिकल विमेन्स मूवमेंट, काफी सारे मूवमेंट्स भी चलाए गए फीमेल्स को हक दिलाने के लिए कि इक्वालिटी मस्ट बी देयर विद एवरीवेयर एवरीवन, इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लॉज, सती प्रथा, रीमैरिज एंड 3 तलाक। अब उन्होंने सिर्फ यही डिमांड्स नहीं की कि हमें बाहर निकल के काम करना है, हमें घर के बाहर जाके अर्निंग हैंड बनना है, हमें इंडिपेंडेंट बनना है, हमें इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट बनना है। दे आस्क्ड फॉर देयर फैमिली लॉज ऑल्सो, इक्वालिटी इन फैमिली लॉज। पहले क्या हुआ करता था कि सती प्रथा, कि अगर किसी का हस्बैंड मर जाता है तो उसकी चिता पर फीमेल्स को भी बिठा दिया जाता था, उसकी वाइफ को बिठा दिया जाता था और उस वाइफ को जिंदा जला दिया जाता था। जस्ट इमेजिन, एक इंसान मर रहा है तो उसके साथ दूसरे इंसान को भी जला दिया जाता था। एंड यू कैन जस्ट इमेजिन द कंडीशन ऑफ दोज वुमन, जिसको जिंदा उस चिता पर जला दिया जाए। वी कैन फील द पेन, हम पेन फील कर सकते हैं। नो, हम तो पेन फील कर ही नहीं सकते जब हमें जिंदा जलाया जाता है। तो उसके लिए आवाजें उठाई एंड रीमैरिज। उसके बाद थोड़ा टाइम बाद सती प्रथा का एंड हुआ। उसके बाद ये कंडीशन थी कि आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि अगर किसी का हस्बैंड मर जाता है तो उसकी जो विडो हुआ करती थी उसको एक घर के एक छोटे से रूम में डाल दिया जाता था। उसके रूम में फर्नीचर नहीं हुआ करता था, एक मैट बिछा दी जाती थी, एक छोटा सा मटका रख दिया जाता था, उसके सर के बाल कटा दिए जाते थे और उसको पहनने के लिए कपड़े सिर्फ व्हाइट हुआ करते थे, वो भी 2 या 3 हुआ करते थे। और स्लीपर्स पहनना सपोज नहीं किया जाता था। नंगे पाँव वो बेचारी मंदिर जाया करती थी, लेकिन मंदिर में भी उसकी एंट्री पे कहीं कहीं रोक हुआ करती थी। दीज वर द इनह्यूमन प्रैक्टिसेस, ये इनह्यूमन प्रैक्टिसेस थी जिनके लिए आवाजें उठाई गई। उसके बाद एक 3 तलाक वाला केस है। 3 तलाक में क्या हुआ करता था कि एक मैन है, उसको तभी भी गुस्सा आया हस्बैंड को, उसने अपनी वाइफ को छोड़ दिया 3 तलाक के तहत। इस चीज पर भी बैन हुआ, सती प्रथा पर बैन हुआ और विडो रीमैरिज को स्टार्ट किया गया कि नहीं, कोई विडो होती है उसको भी मैरिज का, रीमैरिज का हक है। तो ये सारी चीजें चेंज आया, फेमिनिस्ट मूवमेंट आया। नाउ एडवांटेजेस, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। इसके बाद जो ये सारे स्टेप्स ले गए उसका पॉलिटिकली क्या असर हुआ। नाउ आफ्टर रियलाइजेशन, आफ्टर गेटिंग एजुकेशन, आफ्टर आस्किंग देयर राइट्स, अपने उन्होंने राइट्स मांगे, उसके बाद क्या कंडीशन हो, दे स्टार्टेड वर्किंग एज साइंटिस्ट। अब वो साइंटिस्ट भी बन रही थी, डॉक्टर्स बन रही थी, इंजीनियर्स बन रही थी, मैनेजर, टीचर्स, यूनिवर्सिटी लेवल की टीचर्स बन रही थी, लॉयर बन रही थी, एटसेट्रा, और बहुत सारी ऐसी पोजीशन वो होल्ड करने लगी विच वर नॉट सपोज टू बी विद अ फीमेल, जो कि पहले सपोज ही नहीं किया जाता था। बाहर आके सिर्फ पढ़ना लिखना ही सपोज नहीं किया जाता था, डॉक्टर इंजीनियर बनना तो बहुत दूर की बात है। तो इन स्टेप्स के बाद, इन मोमेंट्स के बाद उन्हें थोड़े हक मिलने स्टार्ट हुए। वो डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर और ये सारे पोस्ट पर आना स्टार्ट हुई। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, एक यूरोप की कंट्रीज होती हैं लाइक स्वीडन एंड नॉर्वे, फाइनलैंड, पब्लिक पार्टिसिपेशन इज वेरी हाई। यूरोप की कंट्रीज में जो फीमेल पार्टिसिपेशन है दिस इज वेरी हाई, वो बहुत ज्यादा हाई है। वहां देयर इज नो डिफरेंस, बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है, सोसाइटल डिफरेंस नहीं होता। वहां ये कोई भी सीन नहीं होता, वहां ऐसा कुछ भी नहीं होता
कि घर के सारे काम फीमेल्स करेंगे और बाहर के सारे काम मेल्स करेंगे। वहां अगर मेल फीमेल, मदर फादर, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्क करते हैं तो दोनों ही घर आकर इकट्ठे घर के काम करते हैं। वहां ये सपोज नहीं है कि दिस इज फीमेल and this is male and male must be dominating and female must be suppressed. This is not the mentality of those countries. उन कंट्रीज में मेल फीमेल का तो मैटर ही नहीं है, जेंडर डिवीजन है ही नहीं वहां। इक्वली दे बोथ एंजॉय देयर राइट्स इक्वली, लविंगली, हैप्पीली। बट इन अ कंट्री लाइक आर्स, लेकिन हमारी कंट्री जैसे इंडिया, women still lag behind male dominated society. फीमेल्स, कुछ फीमेल्स इतनी ऊंची पोस्ट पे पहुंचने के बाद भी, डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद भी, द प्रोपोर्शन ऑफ दीज पार्टिसिपेशन इज वेरी लो। हालांकि कुछ बनी है डॉक्टर इंजीनियर, कुछ हद तक फीमेल्स बनी है, लेकिन अगर हम एक एस्टिमेट देखें अपनी कंट्री का, फुल पार्टिसिपेशन देखें अगर हमारी कंट्री का, तो कुछ ही फीमेल्स यहां तक पहुंच पाई हैं, सारी फीमेल्स नहीं पहुंच पाई हैं। अभी भी हमारी कंट्री एजुकेशन के लेवल में, करियर के लेवल में, पॉलिटिक्स के लेवल में बहुत ही पीछे है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं पेट्रियार्की सोसाइटी और वो कौन कौन से डिस्क्रिमिनेशन है जो फीमेल सफर करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी, ए मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। पेट्रियार्कल सोसाइटी होती क्या है? इट मस्ट बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वो सोसाइटी, ए मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, वो सोसाइटी जहां मेल की डोमिनेंस हो, मेल वैल्यू, मोर वैल्यूज टू मैन, ज्यादा इंपॉर्टेंस, ज्यादा वैल्यूज मैन को दी जाए। एंड ए सोसाइटी, एक वो सोसाइटी मैन होल्ड पावर, कि मैन के हाथ में पावर होती है, एंड वीमेन गेट लार्जली एक्सक्लूडेड। और फीमेल्स पावर, इफ इट इज अबाउट पावर, अगर पावर की बात होती है तो मैन इज होल्डिंग पावर एंड फीमेल इज देयर, राइट। तो दिस इज ए पेट्रियार्कल सोसाइटी। अब हम देखते हैं विमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन, कि वो कौन कौन से एरियाज हैं, वो कौन कौन सी फील्ड्स हैं जहां पर फीमेल्स को डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ता है। लिटरेसी, सबसे पहला डिस्क्रिमिनेशन तो हमारा लिटरेसी का है। वी कांट इमेजिन इक्वालिटी, जब तक हमारा एजुकेशन लेवल ही मैच नहीं करेगा, इक्वालिटी तो 100% तो पॉसिबल नहीं है। वीमेन 54%, वीमेन के लिटरेसी रेट कितना है? 54%। आउट ऑफ 100 में से 54% ही एजुकेशन मिल रही है फीमेल्स को। मैंने अभी बताया ना कि कुछ एरियाज हमारे यहाँ के ऐसे हैं, कुछ ट्राइबल पीपल हैं, कुछ लो क्लास हैं, कुछ बहुत गरीब लोग हैं जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते। कुछ एजुकेशन देना चाहते भी हैं तो वो अपने गरीबी की वजह से वो एजुकेशन नहीं दे पाते हैं। कुछ शेड्यूल कास्ट, कुछ ट्राइबल पीपल, तो 100% गर्ल्स को एजुकेशन दी ही नहीं जा रही। 100% तो खैर बॉयज को भी नहीं, हमारे तो कंट्री का एजुकेशन लेवल ही थोड़ा 100% नहीं है। विमेन 54% एंड मैन 76%। है जैसा भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन लेवल है, लिटरेसी रेट है, कंपैरिजन अगर किया जाए तो फीमेल्स आर गेटिंग 54% एंड 76% इज बाय मेल, यानी कंपैरिजन अगर किया जाए तो फीमेल्स को कम एजुकेशन मिल रही है। ड्रॉप आउट केसेस बहुत होता है हमारे यहाँ। एक तो कुछ फैमिलीज, कुछ आज भी फैमिलीज हैं जो अच्छा खासा वेल ऑफ हैं, लेकिन सोसाइटी ऐसी बनी हुई है कि नहीं, गर्ल्स को बड़ी होती हैं और उनकी मैरिज कर देनी चाहिए। कुछ फैमिलीज आज भी, एक जो गरीब इंसान है वो अपनी गर्ल्स को, वो अपनी बेटियों को पैसे की वजह से एजुकेशन ना दे पाए, दैट इज द डिफरेंट थिंग। लेकिन कुछ वेल ऑफ सोसाइटी भी है, कुछ वेल ऑफ फैमिलीज भी हैं जो एजुकेशन सिर्फ इसलिए नहीं देती कि नहीं, गर्ल्स को पढ़ लिख कर करना क्या है, आगे चलकर उन्हें रोटियां बनानी है। मेन थिंकिंग इज दैट, यही है कि पढ़ लिख कर उन्हें करना क्या है, शादी ही करनी है, बच्चे ही पालने हैं। दिस इज द मेंटालिटी। ये मैं उन फैमिलीज की बात करूं जो अच्छी खासी वेल ऑफ, जो अच्छा खासा अफोर्ड कर सकती है, एजुकेशन पर पैसा खर्च कर सकता है, लेकिन उनकी मेंटालिटी है पढ़ लिख कर क्या लेगी, दैट इज द मेंटालिटी। एंड ड्रॉप आउट, अगर कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं कि दोनों को, अपने दोनों गर्ल्स और बॉयज को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इन केस अगर कोई इमरजेंसी आ जाते हैं, इन केस अगर कोई इकोनॉमिकल कंडीशन आ जाते हैं, तो वो ड्रॉप आउट किसको कराते हैं? वो ड्रॉप आउट गर्ल्स को कराते हैं। बॉयज, अगर उनके सामने ऑप्शन है कि गर्ल को एजुकेशन दे या बॉयज को एजुकेशन दे, चाहते वो दोनों को है, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसे आ जाए कि एक को उठाना पड़े तो वो
गर्ल्स को उठाते हैं, गर्ल्स को ड्रॉप आउट करा देते हैं। कुछ की मैरिजेस का रीजन हो जाता है, कुछ का इकोनॉमिक रीजन हो जाता है, कुछ की मेंटालिटी वाला रीजन हो जाता है, लेकिन ड्रॉप आउट केसेस में ज्यादातर गर्ल्स का ही ड्रॉप आउट होता है। मनी स्पेंड ऑन बॉयज ओनली। और मनी भी हमारे कंट्री का एक बड़ा दुर्भाग्य यह है कि मनी जो है, पैसा ज्यादा एजुकेशन पे बॉयज के लगाया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि गर्ल्स को सिर्फ शादी करके दूसरे घर चले जाना है, बॉयज पे पैसा लगाएंगे, बॉयज को डॉक्टर या इंजीनियर बनाएंगे, वो कल हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द डे, ये चीज चल रही है। तो दिस इज द नेगेटिव एस्पेक्ट कि पैसा गर्ल्स की एजुकेशन पे खर्च ही नहीं किया जाता। ये समझा जाता है तो इसको तो पराए घर जाना है, इसके एजुकेशन पे करना क्या है। बेटों को पढ़ाया जाता है, बेटों की एजुकेशन पे पैसा खर्च किया जाता है, क्योंकि आगे चलकर बुढ़ापे का सहारा वो बनेंगे। एंड दिस इज मिसकंसेप्शन। बुढ़ापे का सहारा गर्ल हो या बॉय हो, बेटी हो या बेटा हो, दोनों ही बनते हैं अगर आप अपने बच्चों की परवरिश ऐसी करें तो। वो कहा जाता है ना कि बॉयज अपने पेरेंट्स को एक टाइम आता है इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन गर्ल्स, बेटे इग्नोर कर सकते हैं आफ्टर मैरिज, बेटियां कभी भी अपने पेरेंट्स को इग्नोर नहीं करती। वो गर्ल्स के एजुकेशन पे इन्वेस्ट ही नहीं करती। बॉयज एक टाइम, बेटे एक टाइम अपने पेरेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर बेटियों को सही पढ़ाया जाए तो वो कभी भी अपने पेरेंट्स को इग्नोर नहीं करती। ये सोच ही ऐसी बना दी है कि नहीं, बेटा बुढ़ापे में सहारा बनेगा। बेटियां भी बन सकती हैं, उन्हें इस काबिल बनाया तो जाए, लेकिन बॉयज बनेंगे। और वो बात की बात है कि वो बुढ़ापे का सहारा बनते हैं या नहीं बनते हैं, वो हम बहुत एग्जाम्पल हमारे सामने है। ओल्ड एज होम्स जो होते हैं किसकी वजह से, तो बेटों की वजह से होते हैं। ये जो ओल्ड एज होम में माँ बाप को भेजा जाता है, वो बेटियों की वजह से नहीं भेजा जाता, वो बेटों की वजह से भेजा जाता है। दिस इज अनफॉर्चुनेट। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। आप दोनों को एजुकेशन देकर तो देखिए, सहारा बेटियां भी बनेंगी अगर उन्हें बेटों की तरह पढ़ाओगे, राइट। अनपेड वर्क, अनपेड वर्क में क्या होता है, पेड वैल्यूड जॉब। जितनी भी पेड वैल्यूड जॉब है, पेड वैल्यूड जॉब है, जो हायर लेवल की जॉब्स हैं, पढ़कर थोड़ा सा पढ़कर गर्ल्स छोटे छोटे कामों में तो लग जाती हैं अगर उनकी फैमिली अलाउ करती है, लेकिन जो वैल्यूड जॉब हैं उनमें पार्टिसिपेशन फीमेल्स का अभी भी बहुत लो है। जो हायर लेवल की जॉब्स होती हैं उनमें पार्टिसिपेशन बहुत कम है, उतना नहीं है जितना होना चाहिए। 50% नहीं है, जैसे प्रोपोर्शन हमारा 50% होना चाहिए, 50% नहीं है। बाहर जाके, आउट ऑफ कंट्री जाके एजुकेशन लेना, आउट ऑफ कंट्री जाके जॉब करना, हायर करियर सेट करना, वो गर्ल्स के हिस्से में नहीं आता है। 1 hour मोर बट नो वैल्यू। 1 hour ज्यादा उनसे काम कराया जाता है, लेकिन वैल्यू जो एक जॉब है, सेम जॉब मेल कर रहा है, सेम जॉब फीमेल कर रही है, लेकिन मेल्स को ज्यादा पैसे मिलते हैं उस काम के इन कंपैरिजन टू फीमेल। फीमेल को हर काम के बाहर भी, अगर वो फीमेल्स अगर अपना इंडिपेंडेंटली अपना एजुकेशन लेवल बढ़ा के वो बाहर निकल भी जाती है, तो भी उनका जो सैलरी पैकेज होता है, उनके जो वेजेस होते हैं, वो कंपैरिजन टू मैन कम होते हैं। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, एक एक्ट था जिसमें इक्वल वेजेस, फीमेल्स की कंडीशन को रेज करने के लिए कि इक्वालिटी मस्ट बी देयर इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ वेजेस। वेजेस में इक्वालिटी होनी चाहिए, और इक्वालिटी के लिए हुआ भी था। ये 1976 में ये एक्ट पारित हुआ, पास हुआ, लेकिन सिर्फ एक्ट पास हुआ, रियलिटी इज फार बिहाइंड। स्टिल वीमेन आर गेटिंग लेस देन मैन। नेक्स्ट पॉइंट में क्या डिस्कस करेंगे, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन। वी आर डिस्कसिंग द डिस्क्रिमिनेशन, हम डिस्क्रिमिनेशन डिस्कस कर रहे हैं। अब क्या था, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन। प्रेफरेंस टू हैव सन एंड अबॉर्ट गर्ल्स। हमारी जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, एवरीवन प्रेज टू हैव सन फर्स्ट।
सबकी मन्नतें होती है, मुरादें होती है, ख्वाहिश होती है, तमन्ना होती है कि हमारा बेटा हो, और इसी के चलते सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन होते हैं। इसी के चलते पहले से ही ये डायग्नोज करा लिया जाता है कि एक लेडी जो प्रेग्नेंट है वो बच्चा मेल है या फीमेल है, बॉय है या गर्ल है, उसको पहले ही डायग्नोज करा लिया जाता है, और अगर पता चलता है कि गर्ल है उसे अबॉर्ट कर दिया जाता है। दिस इज द मेंटालिटी, जस्ट टू हैव बॉयज, सिर्फ बॉयज होने चाहिए, सेक्स रेशियो। और इसी की वजह से जो सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन है, इसी की वजह से जो गर्ल्स को अबॉर्ट कर दिया जाता है, दिस इज द रीजन कि हमारा सेक्स रेशियो जो है वो डाउन होता जा रहा है। फीमेल सेक्स रेशियो, गर्ल सेक्स रेशियो जो है वो डाउन होता जा रहा है। 914 गर्ल्स हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि हर बंदे को अगर बेटे चाहिए तो उन बेटों के लिए, मैरिज के लिए गर्ल्स कहां से लेकर आओगे? गर्ल्स अगर नहीं होंगी तो आपके बेटों की शादी किन से होंगी? कहां से लेकर आओगे उनके लिए रिश्ते? कहां से लेकर आओगे उनके लिए वाइफ? कहां से लेकर आओगे उनके लिए गर्ल्स? नो वन थिंक्स अबाउट इट। ये सोच ही नहीं चलती कि अगर गर्ल्स ही नहीं होगी तो हमारी हाउ आवर कंट्री विल गेट जनरेशन। अगर मैरिजेस ही नहीं होगी तो जनरेशन, हमारी कंट्री का फ्यूचर क्या होगा? मैरिज नहीं होगी तो जनरेशन नहीं बढ़ेगी, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द कंट्री। वो कंट्री का एंड ही होगा। तो यही रीजन है कि गर्ल्स का रेशियो बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है। ऐसा बहुत जगह देखा जाता है कि गर्ल्स को फिर खरीद के लाया जाता है, प्रोस्टिट्यूशन के लिए नहीं, मैरिज के लिए। बंगाल से या कहीं जहां पर गर्ल्स प्रोपोर्शन ज्यादा है, जहां पर ये सेक्स सिलेक्टिव रेट इतना अबॉर्शन इतना नहीं होता है, तो वहां से गर्ल्स को खरीदा जाता है, प्रोस्टिट्यूशन के लिए नहीं, मैरिजेस के लिए। कमी इतनी बढ़ती जा रही है गर्ल्स के लिए, राइट? दिस इज नॉट गुड। डोमेस्टिक वायलेंस नॉट सेफ इन इवन विद इन देयर होम्स। डोमेस्टिक वायलेंस के तो केस आप अगर कोर्ट में चले जाए तो डोमेस्टिक वायलेंस के डिवोर्स केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस इतने हैं कि एक एज लग जाएगी, वो केसेस सॉल्व नहीं होंगे। Beating, harassment, exploitation, lack of dignity. Girls are sexually exploited within their families. और रेप केसेस की तो कोई लिमिट ही नहीं है। रेप केसेस तो इतने बढ़ते जा रहे हैं कि 100% तो रेप केसेस हमारे सामने भी नहीं आते, 100% तो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन बाहर ही नहीं आता। कुछ लोग इसलिए डर जाते हैं कि नहीं गर्ल का मैटर है, आगे बात बढ़ेगी, नहीं इज्जत पे बात आ जाएगी। तो 100% तो हमारे सामने केसेस आते ही नहीं, जितने आते हैं वो भी काउंटलेस हैं। और अगर 100% आ जाएंगे तो क्या होगा? What? This is to be considered. This is to be ended. ये चीज खत्म होनी चाहिए। हमारी सरकार को इस चीज पे एक्शन लेना चाहिए। So we have discussed in this topic पेट्रार्कल सोसाइटी क्या होते हैं, जहां पर मेल्स को पावर दी जाती है, वो पेट्रार्कल सोसाइटी होते हैं। विमेन फेस करते हैं डिस्क्रिमिनेशन, लिटरेसी रेट में बहुत ज्यादा डाउन है, अनपेड वर्क, काम करके भी उतनी अर्निंग नहीं होती, उतना पैसा नहीं मिलता जितना मेल को मिलता है। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, एक इक्वल वेजेस के लिए एक एक्ट भी गवर्नमेंट ने बनाया था, लेकिन उसके बाद भी इक्वल वेजेस नहीं मिलते। सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन गर्ल्स को पैदा होने से पहले ही खत्म कर दिया जाता है, उनका जो सेक्स रेशियो है वो डाउन होता जा रहा है। और डोमेस्टिक वायलेंस के घर में भी उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। यहाँ पर वो कंडीशन हो जाते हैं, अगर वो अर्निंग हैंड नहीं होती है तो वो लाइफ टाइम उसी कंडीशन में, उसी डोमेस्टिक वायलेंस में पूरी उम्र गुजार देती हैं, उसी कंडीशन में। जस्ट फॉर दीज रीजन, इन एक्सप्लॉइटेशन को खत्म करने के लिए, इन डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट मस्ट टेक स्टैंड। हमारी सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे, कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे। अगर हमारी कंट्री का एक आधा हिस्सा हेल्दी नहीं है, अगर हमारी कंट्री का एक आधा हिस्सा हैप्पी नहीं है, हाउ कैन दैट कंट्री गेट सक्सेस? हाउ कैन दैट कंट्री बी प्रोस्पिरियस?
if the girls, if the female, if the women are not happy in a country? Half proportion. Right? चलिए, तो लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा कि वीमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन, कैसे कैसे वीमेन को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, और पेट्रियार्की सोसाइटी है उस कंडीशन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन होती हैं. नाउ इन दिस टॉपिक वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट विमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, कि हमारी कंट्री में फीमेल रिप्रेजेंटेशन क्या है पॉलिटिकली. लोकसभा, नेशनल असेंबली में हमारा जो पार्टिसिपेशन है, यानी फीमेल्स का, विमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो सिर्फ 14.36 2019, यानी 100 में से सिर्फ 14% आता है फीमेल के हिस्से में. सिर्फ 14% ही, 100 में से सिर्फ 14% फीमेल्स ही, विमेन ही आगे आके पॉलिटिकली वर्क कर रही हैं. स्टेट असेंबली लेस देन 5%. बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है कि 100 में से, नेशनल लेवल में तो चलो फिर भी ये डिजिट जो है वो डबल डिजिट आ जाती है, लेकिन स्टेट असेंबली में तो ये डिजिट बिल्कुल ही 5 है. 100 में से सिर्फ 5% फीमेल्स ही पॉलिटिक्स में आती हैं. एक तो फीमेल्स को एजुकेशन ही नहीं दी जाती, हायर लेवल की एजुकेशन नहीं दी जाती, वो घर के बाहर निकल के छोटी छोटी जॉब्स कर रही, उनको सपोज नहीं किया जाता, तो पॉलिटिकली तो उनको बिल्कुल ही डाउन किया गया है. 5%, 100 में से 5%, इमेजिन कितना कम पार्टिसिपेशन है. इंडिया अमंग द नेशंस बिहाइंड एवरेज, पूरी दुनिया में जितने नेशंस है, हमारी कंट्री का लेवल बिहाइंड एवरेज, एवरेज से भी नीचे है. अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका और अफ्रीका से भी नीचे है. तो जब हमारा पार्टिसिपेशन ही इतना डाउन है, तो इमेजिन कैसे कर सकते हैं कि हमारी विमेन की कंडीशन सुधरेगी. दिस इज रियली शॉकिंग, ये बहुत ज्यादा शॉकिंग है. कैबिनेट लार्जली मेल इवन आफ्टर बिकमिंग सीएम, पीएम एंड प्रेसिडेंट. हमारा जो कैबिनेट बनती है वो, उसमें भी डोमिनेशन किनकी है? मैन की है. हमारी कंट्री जब से आजाद हुई है, जब से हमें फ्रीडम मिली है, सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और एक प्रेसिडेंट जो एट प्रेजेंट हमारे प्रेसिडेंट है. सिर्फ पूरे हिस्ट्री में हमारे यहाँ सिर्फ एक प्रेसिडेंट और एक प्राइम मिनिस्टर है. ये प्रेसिडेंट भी अभी है, इससे पहले तो सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर ही थी इंदिरा गांधी जी, और उसके बाद तो कोई है ही नहीं. इवन आफ्टर बिकमिंग सीएम एंड पीएम हमारी कैबिनेट में लार्जली मेल ही है. अब ये देते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड. अब यहाँ पर अगर थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है तो आप अपनी बुक ओपन कर सकते हैं. ये डेटा जो है 2019 से 2019 से पहले का है. अब आप देखिए, नॉर्डिक कंट्रीज में 42% है, अमेरिका में 22% है, और यूरोप में 20% है, सब सहारा कंट्रीज में 18% है, पैसिफिक में 12% है, अरब कंट्रीज में 11% है, इंडिया 10%. और एवरेज क्या? एवरेज माना जाता है 20, और हम एवरेज से भी बहुत नीचे हैं. दिस इज आई ओपनिंग कंडीशन. ये हमें, हमारी आई ओपनिंग कंडीशन है. बर्निंग व्हाट शुड आई से, ये हाई टाइम है, प्राइम टाइम है टू कम आउट एंड टू टेक सम पॉजिटिव स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन. अब तो हमें विमेन की ये कंडीशन सुधारनी बहुत जरूरी है. अगर पार्टिसिपेशन, क्योंकि क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में विमेन का पार्टिसिपेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो पार्टिसिपेशन हमारे से 5% और 14% है. नेशनल लेवल पे 14% है और स्टेट असेंबली में 5% है. ये डेटा पहले का है. अब थोड़ा हो सकता है ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऊपर नीचे से थोड़ा सा ही ऊपर नीचे हो सकता है. इतना नहीं हो सकता कि ये 14 से 50 पे आ जाए और ये 5 से 20 पे आ जाए. राइट नाउ, वेज टू इम्प्रूव विमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. अब हम देखते हैं कि किस तरह से इस पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जा सकता है. कैसे वो जो डिस्क्रिमिनेशन हम सह रहे हैं, लिटरेसी में डिस्क्रिमिनेशन, जॉब्स में डिस्क्रिमिनेशन, घर में डिस्क्रिमिनेशन, उस डिस्क्रिमिनेशन को कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे इम्प्रूव किया जाता है. मस्ट बी लीगली बाइंडिंग टू हैव फेयर प्रोपोर्शन इन इलेक्टेड बॉडीज.
ये गवर्नमेंट की साइड से ही लीगली बाइंडिंग होना चाहिए कि हाँ फीमेल्स का इतना प्रोपोर्शन तो होना ही चाहिए, ये लीगल बाइंडिंग होना चाहिए। सरकार को ही इसके लिए लीगली एक्शंस लेने चाहिए कि ये इतना होना चाहिए। कुछ अमाउंट एटलीस्ट इतना नहीं कि 50%, तो इतना तो हो कि हमारा फेयर प्रोपोर्शन हो सके, राइट? जैसे कि एग्जाम्पल ही हमारे सामने है, एज 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वीमेन इन पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज ने फीमेल्स का 1/3 रिजर्वेशन किया हुआ है। आप अपने गली मोहल्लों में देखते होंगे कि ये फीमेल हमारे यहाँ से इलेक्शन जो लड़ रही है ये फीमेल, लेकिन वहां भी डिस्क्रिमिनेशन क्या हो जाता है कि फीमेल लड़ती तो है लेकिन वो भी सिर्फ नाम, क्योंकि रिजर्वेशन उन सीट्स पे 1/3 सीट फीमेल्स को मिलेंगी, इसलिए मेल क्या करते हैं, मेल अपनी बहन या अपनी वाइफ या अपनी मदर को नेम तो उनका दे देता है, काम सारा मेल ही करता है, वो सिर्फ नाम के लिए आती हैं। तो इस चीज को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, राइट? ये जो रिजर्वेशन है इसको पॉजिटिव रिजर्वेशन बनाना पड़ेगा। अगर कोई फीमेल खड़ी होती है किसी इलेक्शन में तो वो फीमेल ही होल सोल रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए उस चीज के लिए, क्योंकि मैंने खुद अपने एरिया में आसपास के एरिया में देखा है कि कोई भी अपनी मदर को खड़ी कर देता है, कोई अपनी सिस्टर को कर देता है, कोई अपनी वाइफ को कर देता है, वो सिर्फ नाम के लिए। अपील करना, कैंपेन करना, गाड़ियों में जाके लोगों से अपील करना, मोहल्लों में घरों में जाके अपील करना, वहां मेल ही जाते हैं मेनली। फीमेल को सिर्फ नाम के लिए, सिर्फ रिजर्वेशन लेने के लिए फीमेल्स का नाम आ जाता है, लेकिन वर्किंग में मेल ही होता है। सो दिस 1/3 रिजर्वेशन मस्ट ऑल्सो बी पॉजिटिव, क्योंकि ऐसे अगर सिर्फ फीमेल को सीट दिलवा देना, उसके पीछे काम सारा मेल को ही करना, ये नेगेटिविटी है इस एस्पेक्ट की। मोर देन 10 लाख वीमेन रिप्रेजेंटेटिव्स, अब ये जो सीट रिजर्वेशन हुई है, रिजर्व हुई है, इसकी वजह से मोर देन 10 लाख वीमेन आर रिप्रेजेंटेटिव इन पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। अब ये है कि इस रिजर्वेशन से एटलीस्ट एक पॉजिटिव एस्पेक्ट तो आ रहा है कि मेल्स को ये चीज आ रही है कि हाँ फीमेल्स को आगे आना चाहिए। भले ही कुछ एरियाज में उन फीमेल्स के बजाय उनका वर्क उनके ब्रदर, उनके सिस्टर, उनका ब्रदर या उनका हस्बैंड या उनके फादर करते हैं, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिविटी तो आ रही है, उनका नेम आगे तो आ रहा है। दैट इज द पॉजिटिविटी। पॉलिटिकल पार्टी शुड ऑल्सो गिव ड्यू रिप्रेजेंटेशन टू देम। पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपने यहाँ कुछ रिप्रेजेंटेशन, कुछ सीट्स फीमेल्स को देनी चाहिए ताकि पार्टिसिपेशन बढ़ सके। बाय रेजिंग लिटरेसी रेट एंड एट लास्ट and the most important thing, just to educate them, just to raise their condition, क्योंकि मेल जितना भी कर सकता है फीमेल के लिए, उस लेवल पे, उस पैशन से मेल फीमेल के हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते। जो पैशन, जो हमारे अंदर, हमारे हक के लिए, हमारे अंदर से जो पैशन आएगा वो हमारे हक के लिए मेल के अंदर नहीं आएगा। मेल आर डूइंग देयर बेस्ट इन देयर फील्ड, कुछ 100% नहीं, कुछ कर भी रहे, लेकिन हमारे अंदर पैशन, इस चीज को खत्म सिर्फ फीमेल ही कर सकती है। जब हम खुद अपने हक के लिए लड़ेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा पैशनेटली होगा, क्योंकि हमारी जो सर्कमस्टांसेस है, हमारी जो डिस्क्रिमिनेशन है, उस चीज को हम सह रहे हैं, उस चीज को फीमेल सह रही हैं। तो अगर हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे उसमें ज्यादा पैशन आएगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा जोश आएगा। तो फीमेल्स, वीमेन शुड कम आउट देमसेल्फ, they themselves should be the representative of their own fights, of their own disputes. अपनी लड़ाई उन्हें खुद लड़नी होगी, तभी ये कंडीशन इंप्रूव हो सकती है। हमारे लिए मेल्स लड़ रहे हैं, that will not be as much effective as it will be when we will be out of our, what should I say, out of our लिमिटेशंस। जब हम अपनी लिमिटेशन से बाहर निकलेंगे और हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, दैट विल बी मोर इंप्रेसिव, मोर इफेक्टिव, मोर पैशनेट, राइट? सो दिस वर द पॉइंट्स। और हाँ, एक डिमांड फीमेल्स की साइड से एक डिमांड है कि हमें 1/3 रिजर्वेशन नेशनल असेंबली में भी मिले।
इस पर कंसिडर भी किया जा रहा है, लेकिन ये केस पेंडिंग है क्योंकि वही एस्पेक्ट आ जाता है कि वी आर लिविंग इन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। डिमांड्स क्या है? 1/3 रिजर्वेशन। कहां पर है? नेशनल असेंबली में। लेकिन वहां पर भी मेल डोमिनेशन है, मेल से भरी पार्लियामेंट जो है वो मेल डोमिनेटेड है, तो उसमें से कुछ मेल इस बिल को पास होने ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि एक वो हो जाता है कि एक मेल ईगो आ जाती है कि हाँ, अगर फीमेल्स यहां पर फीमेल्स आ जाएंगी तो हमारी डिग्निटी खत्म हो जाएगी। ये बिल इसीलिए पास नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ जो पास करने वाले हैं वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के लोग हैं, वो मेल डोमिनेशन में है। सो दिस डिमांड इज बीइंग मेड। ये डिमांड हो तो रही है, लेकिन ये बिल पेंडिंग में है क्योंकि इसे पास करने वाले भी मेल हैं, और वो मेल इसके सपोर्ट में नहीं है, तभी ये बिल पास नहीं हो रहा है। राइट। सो इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा है? इस टॉपिक में हमने पढ़ा है विमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के कितना लो रिप्रेजेंटेशन है, और वर्ल्ड के लेवल पर देखें तो हम एवरेज से भी नीचे आते हैं, और ये वेज हैं कि कैसे कैसे हम विमेन की कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट जेंडर डिवीजन। यहाँ हमारा जेंडर डिवीजन का टॉपिक खत्म होता है, और हमने जेंडर डिवीजन में पढ़ा कि कैसे जेंडर और सेक्स में डिफरेंस होता है, कैसे पब्लिक और प्राइवेट में डिस्क्रिमिनेशन होता है, कैसे चेंज आया, कैसे फेमिनिस्ट मूवमेंट आया, और कैसे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा कम है, और कैसे हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इंप्रूव हो सकता है, कैसे चेंज आने के बाद हम इतना पढ़ लिख तो एक काफी हद तक गए हैं कि डॉक्टर और इंजीनियर काफी फीमेल्स बन चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। उसके बाद भी हमारा इन फील्ड्स में डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, इन फील्ड्स में हमारा प्रोपोर्शन बहुत कम है। तो इस जेंडर डिवीजन में हमने पूरा एस्पेक्ट देखा कि जेंडर के डिवीजन पे मेल फीमेल का क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है, और क्या क्या फीमेल्स को सहना पड़ता है, और वो कौन कौन से वेज हैं जो इम्प्रूव हो सकते हैं, और हमारा वर्ल्ड लेवल पे हमारा लेवल क्या है, हमारा प्रोपोर्शन क्या है। वी हैव डिस्कस ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट टॉपिक में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेंडर, हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलीजन।